हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का फोर्थ पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट दिए जा चुके हैं, जिसे आप चैनल पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आज के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दूरी स्मॉल r के साथ परिवर्तित होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस r, ये किस तरीके से चेंज होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होती है। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक घनाकार बॉक्स को Q आवेश प्लस का Q आवेश दिया जाता है। एक दीवार से निर्गत हो रहे कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो अगर किसी घनाकार बॉक्स में प्लस का Q आवेश स्थिर हो तो उसके एक फलक से या एक दीवार से कितना फ्लक्स निकलेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, अगर ये इस टाइप का आपका घन है तो गॉस के प्रमेय से आप जानते हैं कुल फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q/ε0 के इक्वल टू होती है। तो देखिए, इसके 6 साइडें हैं। तो एक साइड से निकलने वाला, एक दीवार से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q/6ε0 होगा, यानी कि 6वां पार्ट होगा इसका। तो हमारे दिए गए सेकंड क्वेश्चन में डी ऑप्शन Q/6ε0, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक वैद्युत ध्रुव से इसकी अक्षीय स्थिति में इससे कुछ दूरी स्थित एक आवेश F बल का अनुभव करता है। यदि दूरी को दोगुना कर दें तो आवेश का बल कितना होगा, उस आवेश पर कितना बल अनुभव होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, ये कंडीशन है, ये वैद्युत ध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस का Q चार्ज और ये माइनस का Q चार्ज है। इससे एक्सियल कंडीशन पे यहाँ पर एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा है एक्सियल कंडीशन में, अक्षीय स्थिति में। तो आप जानते हैं एक्सियल कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। तो देखिए, टेस्ट चार्ज Q0 पर जो बल लगेगा एक्सियल कंडीशन में, स्टार्टिंग में F इक्वल टू Q0 E के इक्वल टू लगेगा। यहाँ से अगर Q0 की वैल्यू रखें और E की वैल्यू यहाँ से 1/4πε0 2p/r³ लगाएं, तो देखिए ये इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म होती है। अब दूरी को अगर डबल कर दिया जाए तो हमने माना कि बल इसका F डैश हो जाता है। तो 1/4πε0 2p/Q0/2r का होल क्यूब करेंगे। जब से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा F डैश इक्वल टू F/8, यानी कि 1/8 पार्ट इसका बल हो जाता है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन में डी ऑप्शन F/8 इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 100 डिग्री सेल्सियस पर स्रोत तथा -23 डिग्री सेल्सियस पर रिजर्वर के साथ कार्य कर रहे कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात कीजिए। तो स्रोत 100 डिग्री सेल्सियस पर है और रिजर्वर -23 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, स्रोत का टेम्परेचर T1 इक्वल टू 100 + 273, इसको ऐड करके केल्विन में चेंज किया। सिंक का टेम्परेचर T2 इक्वल टू -23 + 273, ये हुआ। कार्नो इंजन की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू T1 - T2/T1। T1 यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर है और T2 यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर है। सारी वैल्यूज़ को देखो यहाँ रखते हैं और रख कर यहाँ -273 से +273 कैंसिल होता है। तो इसका आंसर आता है ईटा इक्वल टू 100 + 23/373। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में यहाँ सी ऑप्शन इसका 100 + 23/373 राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक परमाणविक गैस गामा इक्वल टू 5/3 के 1 मोल के 2 परमाणुक गैस गामा इक्वल टू 7/5 के
1 मोल के साथ में मिश्रण कर दिया जाए तो मिश्रण का गामा क्या होगा, यानी कि 1 परमाणु गैस और 2 परमाणु गैस को जिनके दोनों के 1-1 मोल लिए गए हैं, तो अगर इसको मिक्स कर दें तो मिक्सचर का गामा कितना होगा, मिश्रण का गामा कितना होगा। तो देखिए आंसर देखते हैं चलिए। तो देखिए 1 मोल 1 अणु गैस गामा इक्वल टू आपको गिवन है, गामा इक्वल टू 5/3, N1 इक्वल टू 1, 1 मोल गैस, 1 मोल 2 परमाणु गैस, गामा 2 इक्वल टू 7/5, N2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये भी 1 मोल गैस है। तो मिश्रण का अगर गामा निकालेंगे तो मिश्रण का गामा N1 प्लस N2 अपॉन गामा -1 इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1 रखेंगे। तो यहाँ गामा मिश्रण का है और गामा 1 पहली गैस का, गामा 2 दूसरी गैस का। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे आप, तो सॉल्व करके मिश्रण का जो गामा निकल के आएगा वो 1.5 होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन 1.50, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो स्वप्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है। यदि N कुंडली में फेरों की संख्या है तो स्वप्रेरण गुणांक जो L का मान है वो किसके, ये जो दी गई वैल्यूज़ है उसमें से किसके समानुपाती होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कॉइल के लिए L का मान L इक्वल टू μ0 पाई R अपॉन 2 इंटू N² होता है। यहाँ कैपिटल N कुल फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ लूप्स है उसमें। L का अगर मान देखें तो L प्रोपोर्शनल टू N² होता है, तो L प्रोपोर्शनल टू N² इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हमारे 6 क्वेश्चन में सी इसका ऑप्शन राइट है, L प्रोपोर्शनल टू N²। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गैस नियम PV अपॉन T स्थिर है, स्थिरांक है। तो ये जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से क्या सत्य है आपका। आइसोथर्मल, ये जो गैस का चेंज है वो आइसोथर्मल चेंज है, केवल समतापी प्रक्रम है, एडियाबेटिक है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, या सी बोथ आइसोथर्मल एंड द एडियाबेटिक चेंज रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापीय दोनों प्रक्रम है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो चेंज है आपका ये बोथ है, बोथ आइसोथर्मल एंड द एडियाबेटिक चेंज, समतापी और रुद्धोष्म दोनों प्रकार का प्रक्रम है ये। तो हमारा सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि देखिए समतापी परिवर्तन में PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और एडियाबेटिक प्रोसेस में रुद्धोष्म प्रक्रम में PV टू द पावर गामा अपॉन T की वैल्यू भी कांस्टेंट के इक्वल टू होती है। तो हमारा ये सी ऑप्शन बोथ सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो सबसे पहले यह पहले दिखेगा, कौन सा कलर सबसे पहले दिखेगा। जब तार को गर्म करते हैं धीरे धीरे ताप में वृद्धि होती है तो ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा कलर दिखाई देगा। ये लाल दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, येलो या फिर वाइट दिखाई देगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए जब तार को गर्म किया जाता है तब शुरुआत में कम ऊर्जा अवशोषित करता है, इससे ओनली इसकी बड़ी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें ये कम ऊर्जा अवशोषित करता है, यानी कि ई का मान इसमें कम होगा तो लैम्डा का मान इसमें अधिक होगा। और आप जानते हैं विजुअल रेंज के लिए 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तो ज़्यादा तरंगदैर्घ्य आपकी रेड कलर की दिखाई देगी। इसलिए हमारे दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन इसका राइट है। सबसे पहले अगर तार को गर्म करेंगे तो वो लाल रंग का दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक कांच के टुकड़े, इसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5 में, वायु का एक बुलबुला एक फलक से 6 सेंटीमीटर तथा दूसरे फलक से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कांच के गुटके की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो जिस गुटके में 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुले हैं उसकी मोटाई ज्ञात करनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये आपका इस टाइप का बुलबुला है, तो एक साइड से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और एक साइड से
6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड है। तो गुटके की अगर मोटाई निकालेंगे तो इसमें आने वाले प्रकाशीय पथ के इक्वल टू होगा। तो देखिए मोटाई के लिए आप निकालेंगे प्रकाशीय पथ के लिए, तो n इसका अपवर्तनांक है और ये पूरी डिस्टेंस कवर हुई है इस गुटके में 6 + 4 10 सेंटीमीटर। और अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1.5 लगाएंगे, ऐड करके इसमें 10 सेंटीमीटर होगा, इनटू करने के बाद में इसका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। तो उस गुटके की मोटाई 15 सेंटीमीटर होगी। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन 15 सेंटीमीटर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण क्या होता है? तो वृत्ताकार मार्ग पर एक समान वेग से गतिमान कण का कोणीय त्वरण क्या होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू कोणीय वेग बराबर v/r के इक्वल टू होता है और इसकी वैल्यू आपको नियत दे रखी है ओमेगा की, कोणीय वेग का मान नियत है। यहाँ से अगर आप कोणीय त्वरण निकालें अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर नियत है, कांस्टेंट है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चेंज करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कोणीय त्वरण का मान 0 होगा। तो हमारे आंसर में इसका बी ऑप्शन 0 राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से वर्णक्रम में उच्च से निम्न आवृत्ति परास की सभी आवृत्तियां हैं। तो उच्च से निम्न अगर परास में कौन कौन सी किस स्पेक्ट्रम में आवृत्तियां प्राप्त होंगी? तो देखिए इसमें दे रखा है बैंड वर्णक्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम या फिर असतत स्पेक्ट्रम। तो देखिए हमारा आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम में सभी प्रकार की आवृत्तियां प्राप्त होती हैं, तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन नंबर है, पी प्रयास द्वारा प्रतिरोध को पार करने के लिए किसी मशीन में यांत्रिक लाभ क्या सूत्र है इसमें यांत्रिक लाभ का? तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यांत्रिक लाभ इक्वल टू होता है कुल कार्य अपॉन प्रयास। तो देखिए कार्य W/P, तो यांत्रिक लाभ का जो फॉर्मूला है W/P है। तो देखिए बी ऑप्शन इसका W/P राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा कैपिटल E है, क्षैतिज से 45 डिग्री की कोण पर फेंकी जाती है। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अगर मैक्सिमम पॉइंट पर देखा जाए गतिज ऊर्जा क्या होगी, चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, इसमें प्रक्षेपित किया जाता है, तो P पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए वेग अगर u के 2 घटक करें तो क्षैतिज दिशा में यहाँ पे u cos थीटा होता है, u cos थीटा होता है, cos 45 हो जाएगा इसका, और वर्टिकल में यहाँ पे u sin थीटा होगा। जब ये वस्तु P पॉइंट पर पहुँचेगी तो u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इससे ऊपर जा नहीं रही है, और यहाँ पे ओनली u cos थीटा की वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पर जो वेग होगा आपका वो u cos थीटा के इक्वल टू बचेगा। तो P बिंदु पे जो चाल है वो u cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू 1/√2, तो u/√2 यहाँ पे इसकी चाल है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², v की जगह पर u/√2 रखा, सॉल्व किया तो हाफ mv² इक्वल टू ई रख दिया। यहाँ पे गतिज ऊर्जा आपको दे रखी थी, तो यहाँ पे उच्चतम बिंदु पे गतिज ऊर्जा E/2 हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन E/2 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो किसी पिंड का जो पृथ्वी के केंद्र पर जो भार होगा वो होगा आपका 0। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए केंद्र पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसा आप जानते हैं अंदर की ओर जाने पर, पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर G' इक्वल टू G1 - h/r होता है। ग्रेविटी के मान में चेंज होता है गहराई के साथ में, और जब आप पृथ्वी के केंद्र पहुंच जाते हैं तो ये h की वैल्यू r के इक्वल टू हो जाती है। वैल्यू रखने पर यहाँ पे r से r कैंसिल, 1 बचेगा, 1 - 1 0। तो जो ग्रेविटी अगर 0 हो गई
तो वेट की वैल्यू भी यहाँ 0 होगी। इस तरीके से हमारा आंसर जो होता है वो 0 ए हो, आंसर इसका सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ताप में वृद्धि होने पर गैस का शांता गुणांक बढ़ता है, कम होता है, परिवर्तन नहीं होता, या ताप की श्रेणी के अनुसार कम या अधिक होता है। तो इन ऑप्शन में से आपसे पूछा है कि क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, ताप बढ़ने के साथ साथ शांता का मान भी बढ़ता जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, शांता का मान बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये थे फिजिक्स के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।